जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एवी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं में इकाई 10 एस ब्लॉक के तत्व से संबंधित 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के संपूर्ण हल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है, बताइए। तो देखिए, पोटेशियम का आयनन विभव सोडियम की तुलना में कम होने के कारण सोडियम पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। आयनन विभव सोडियम का अधिक व पोटेशियम का कम, इसलिए अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की अधिक होती है और सोडियम की कम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित के संदर्भ में क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं, ठीक है, हमारे पास में क्षार धातु यानी कि वर्ग 1 के तत्व और क्षारीय मृदा धातु यानी कि वर्ग 2 के तत्वों की तुलना करना है। किस किस के संबंध में? आयनन एंथैल्पी और ऑक्साइडों की क्षारकता तथा हाइड्रोक्साइडों की विलेयता के संबंध में। पहला है आयनन एंथैल्पी। तो देखिए, आयनन एंथैल्पी में क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षार धातुओं से छोटा होता है। वह NS कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्षारीय मृदा धातु है, हमारा सेकेंड ग्रुप जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, ठीक है। तो इसलिए द्वितीय समूह के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी से काफ़ी उच्च होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ग 1 के तत्वों से ज़्यादा आयनन एंथैल्पी होती है वर्ग 2 के तत्वों की, ठीक है। और हाइड्रोक्साइडों की तुलना करें तो हाइड्रोक्साइडों में क्षारकता की तुलना करने पर हम देखते हैं कि क्षार धातु की आयनन एंथैल्पी क्षारीय मृदा धातु से ज़्यादा है, ठीक है। इसको हमने अभी पहले देखा। तो ये अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं और क्षार धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सेकेंड ग्रुप की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइडों की विलेयता देखेंगे तो हाइड्रोक्साइडों की विलेयता में क्षारीय मृदा धातुओं की जालक ऊर्जा जो होती है वो क्षार धातुओं की जालक ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसलिए क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक विलेय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानताएं दर्शाता है। तो देखिए, लिथियम जो है ये मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम जो है हमारा वर्ग 1 का तत्व है और मैग्नीशियम हमारा वर्ग 2 का तत्व है, ठीक है। अब लिथियम जो है वो मैग्नीशियम, इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है ये लगभग समान होती है। देखिए, लिथियम की 152 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर है। लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल ही है ना, तो लगभग समान होती है। फिर लिथियम धन विद्युतीय गुण क्षार धातुओं की अपेक्षा लगभग मैग्नीशियम के समान रखता है, ठीक है। तो लिथियम जो है ये क्या है, क्षार धातु है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है अन्य जो क्षार धातुएं हैं उनकी अपेक्षा क्या कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाता है। फिर लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कठोर धातु हैं और लिथियम तथा मैग्नीशियम ऋण विद्युतीय हैं। इनका ऋण विद्युत्व लगभग 1.0 तथा 1.2 है, यानी लगभग समान होता है, ठीक है। तो वैसे भी ये 2 अंक वाले प्रश्न है और इसमें हमें ओनली 2 समानताएं भी दर्शा देते हैं तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर भी हमने यहाँ पे 4 समानताएं दर्शाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्षार धातुओं, नेक्स्ट है क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से प्राप्त नहीं किए जा सकते, ऐसा क्यों। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो क्षार धातुएं होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये स्वयं सर्वोत्तम अपचायक होती हैं, क्योंकि हमने इसको अभी ऑब्जेक्टिव में भी सीखा था कि ये क्या होती हैं, स्वयं बहुत प्रबल अपचायक होती हैं, है ना। इनसे अधिक प्रबल अपचायक न होने के कारण इनसे कोई भी ऐसे तत्व नहीं है जो इनसे ज़्यादा प्रबल अपचायक हों, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक अपचयन विधि से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब जानते हैं पोटेशियम तथा सीजियम जो होता है इनकी आयनन एंथैल्पी लिथियम की अपेक्षा बहुत कम होती है, ठीक है। जब आयनन एंथैल्पी कम है इसका मतलब अगर हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो पोटेशियम तथा सीजियम धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगी, है ना। और लिथियम में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से संभव नहीं है, इसलिए हम लिथियम धातु की अपेक्षा इसमें क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम तथा सीजियम प्रयुक्त करते हैं विद्युत सेल में, ठीक है। और लिथियम का धातु का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है
तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त करता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण बताइए। तो इसमें इसका आंसर है सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलकर तनु विलयन में गहरा नीला रंग देती हैं। इन विलयनों में अमोनियम कैटायन तथा अमोनियम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो क्या होता है, विलयन का रंग नीला होता है और उसकी ये रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ज्वाला को बेरिलियम एवं मैग्नीशियम कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुएं ऐसा करती हैं, क्यों? देखिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनका आकार क्या होता है, छोटा, और उच्च आयनन एंथैल्पी होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में पहुंचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए जो बुनसन बर्नर है हमारा, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी उनको उतनी दे नहीं पाता ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा पा करके वहाँ से उच्च कक्षाओं में पहुँचे। अतः बेरिलियम तथा मैग्नीशियम ज्वाला को रंग नहीं देते, जबकि अन्य तत्व जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम द्वारा ज्वाला विभिन्न रंग प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर एवं सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर विघटित क्यों होता है? तो लिथियम का जो आकार होता है वो सोडियम के आकार से बहुत कम होता है, इसलिए लिथियम आयन जो है ये ऑक्सीजन आयन के साथ कार्बोनेट आयन की तुलना में अधिक स्थायी चालक बनाता है। अतः लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर विघटित होकर स्थायी Li2O बना लेता है ना। और सोडियम आयन जो है ये कार्बोनेट के साथ अधिक स्थायी चालक बनाता है, अतः ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर विघटित होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार धातुओं के निम्नलिखित यौगिकों की तुलना क्षारीय मृदा धातुओं के संगत यौगिकों से विलेयता एवं तापीय स्थायित्व के आधार पर कीजिए। नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट। तो हमें यहाँ पे नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट को दो चीज़ों से तुलना करना है, उनकी विलेयता और तापीय स्थायित्व के आधार पर। ठीक है, तो विलेयता को सबसे पहले समझते हैं हम नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट में। क्षार धातुओं के नाइट्रेट, सल्फेट एवं कार्बोनेट जल में विलेय हैं। इनकी विलेयता समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है। ठीक है, इसलिए क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्रेट जल में विलेय हैं, परंतु जल योजन ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे होने पर क्या होती है, कम होते जाती है। इस कारण से समूह में नीचे की ओर विलेयता भी घटती जाती है। तो बेरिलियम सल्फेट जो है और मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इनके अतिरिक्त अन्य सल्फेट जो हैं, इसी समूह के अन्य सल्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। ठीक, इनके जो धातुओं के कार्बोनेट हैं वो भी अल्प विलेय होते हैं। तो ठीक इस तरह से हम क्या कर रहेंगे, विलेयता को पहले नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट में क्षारीय मृदा धातु और मृदा धातु, इन दोनों की हम क्या कर दिए, तुलना। ठीक इसी तरह से हम तापीय स्थायित्व में इन दोनों की तुलना करेंगे, क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातुओं की। ठीक है, तो लिथियम के अतिरिक्त क्षारीय धातुओं के नाइट्रेट जो होते हैं वो तापीय विघटन पर नाइट्रेट देते हैं, जबकि लिथियम नाइट्रेट और लिथियम NO2 देता है। क्षारीय मृदा धातु नाइट्रेट तापीय विघटन पर धातु ऑक्साइड देते हैं। ये उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, अब इसी तरह से लिथियम के अतिरिक्त अन्य क्षार धातुओं के कार्बोनेट एवं सल्फेट, हमने अभी नाइट्रेट की तुलना कर ली है, यहाँ पे इतने में हमने क्या किया, नाइट्रेट से तुलना कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट और सल्फेट से तुलना। ठीक है, तो लिथियम के अतिरिक्त अन्य क्षार धातुएं जो होती हैं उनके कार्बोनेट और सल्फेट तापीय विघटित नहीं होते। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट एवं सल्फेट गर्म करने पर धातु ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, ये उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है? तो मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो ऑक्साइड व नाइट्राइट बनते हैं। ये उनकी रिएक्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट है, बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, फिर पूछा है, क्लोरीन बुझे चूने से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, ये रहा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास में, कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट को जैसे ही गर्म करेंगे ऑक्साइड बनेगा। ये उसकी रिएक्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित संरचना बताइए। तो यहाँ पे हमें BeCl2 वाष्प और BeCl2
ठोस बताना है। तो ठीक है, BeCl2 वाष्प की संरचना इस तरह से बनती है। इसमें Be जो होता है ये 2 क्लोरीन के साथ इस तरह से अटैच्ड है। ये वाला Be जो है ये इस क्लोरीन और इस क्लोरीन से अटैच्ड है सहसंयोजी बंध से। बट ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस बेरिलियम को जोड़ के रख रहा है उप सहसंयोजी बंध से, और ये वाला क्लोरीन इस बेरिलियम को जोड़ के रख रहा है उप सहसंयोजी बंध से। तो BeCl2 की वाष्प वाली संरचना इस तरह से होती है, और BeCl2 की ठोस वाली संरचना कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं, समझाइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेटों की चालक ऊर्जाएं सोडियम एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कार्बोनेटों की तुलना में अधिक होती है। अतः मैग्नीशियम व कैल्शियम के संगत लक्षण अल्प विलेय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, लिथियम के लवण साधारणतया जलयोजित होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवण साधारणतया निर्जलीय होते हैं, ऐसा क्यों? ठीक, तो देखिए लिथियम का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से जल का ध्रुवण या पोलराइजेशन उसमें बहुत आसानी से हो जाता है, या उसमें वो जल का ध्रुवण आसानी से कर देता है। ठीक है, अतः लिथियम लवणों से जल अणु आसानी से जुड़कर जलयोजित लवण देते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुएं क्या होती हैं, साधारणतया निर्जलीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, LiF जल में लगभग अविलेय होता है, जबकि LiCl न सिर्फ जल में बल्कि एसीटोन में भी विलेय है, कारण बताइए। तो यहाँ LiF जो होता है ये क्या है, आयनिक यौगिक है, परंतु इसकी जालक ऊर्जा आयनों का आकार छोटा होने के कारण बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी जालक ऊर्जा क्या होती है, आयनों का आकार छोटा होने की वजह से बहुत अधिक होती है। अतः जल में यह क्या है, अविलेय होता है। लेकिन LiCl में जो लिथियम प्लस है इसका आकार छोटा होने के कारण LiCl में आंशिक सहसंयोजक बंध या उसके गुण आ जाते हैं। अतः LiCl आंशिक आयनिक होने के कारण जल व आंशिक सहसंयोजक होने के कारण एसीटोन में विलेय है। तो LiCl जो होता है ये क्या होता है, हमारे पास में जल एवं एसीटोन दोनों में विलेय है, जबकि LiF जो है इसमें इसकी जालक ऊर्जा जो है आयनों का आकार छोटा होने के कारण बहुत अधिक होती है, इसलिए ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है और ये जल में अविलेय होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है? जब हम सोडियम धातु को जल में डालेंगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी। देखिए सोडियम धातु है और इसे हम जल में मिला रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनेगी। ठीक, इससे संबंधित आगे एक प्रश्न आने वाला भी है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोडियम धातु को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है, तो क्या होगा, देखिए सोडियम धातु जो है इसको हम ऑक्सीजन में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो Na2O2 बनेगा, और सोडियम पेरोक्साइड को जल में घोला जाएगा। तो देखिए ये सोडियम पेरोक्साइड है Na2O2, इसको हम जल में घोल रहे हैं 2H2O में, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, लिथियम एक ऐसी एकमात्र क्षार धातु है जो नाइट्राइट बनाती है, समझाइए। देखिए आयन का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, इस कारण इसका आवेश घनत्व, इसे आप कह सकते हैं आवेश बटे आकार, अधिक होता है, अतः यह मैग्नीशियम की भांति नाइट्राइट बनाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, समझाइए कि क्यों Na2CO3 का विलयन क्षारीय है। तो देखिए Na2CO3 जो है ये प्रबल क्षार है तथा दुर्बल अम्ल का लवण होने के कारण जल में क्षारीय विलयन देता है। अब ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण होने के कारण ये जल में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो हमने इन्हें पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, है ना, ये क्या करते हैं, हमेशा इनका रिजल्टेंट क्या आता है, क्षारीय आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, क्षारीय धातुएं उनके संलग्नित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। तो देखिए जो क्षार धातुएं हैं ये क्या होती हैं, अपचायक क्षमता सर्वाधिक होती है इनमें, हमें अभी पिछले प्रश्न में भी इसे देखा था। क्षार धातुएं क्या होती हैं, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक, तो इनकी अपचायक क्षमता सर्वाधिक होने के कारण इनको केवल वैद्युत अपघटन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इनके क्लोराइडों को संलग्नित कर विद्युत अपघटन करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसका विद्युत अपघटन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम अधिक उपयोगी है। तो देखिए
कैसे है अधिक उपयोगी, हमें ये बताना है। पोटेशियम की तुलना में सोडियम ज़्यादा उपयोगी है, ये हमें बताना है। देखिए, जो जैविक क्रियाविधि होती है उसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या होते हैं, अत्यधिक उपयोगी होते हैं। लेकिन जहाँ पे सोडियम लगभग सभी उद्देश्यों को पूरा करता है जहाँ की पोटेशियम की आवश्यकता हो, जैसे जहाँ पे हमें पोटेशियम की आवश्यकता थी वहाँ पे सोडियम काम कर लेता है उसका, ठीक है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि सोडियम अधिक उपयोगी है पोटेशियम से, और साथ में सोडियम जो है ये पोटेशियम से सस्ता भी होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, आप निम्नलिखित तथ्यों को कैसे समझाएंगे। BeO जल में अविलेय है जबकि BeSO4 जल में विलेय है, ठीक है। तो अब जानते हैं BeO जो है इसकी जालक ऊर्जा BeSO4 से अधिक होती है, इसलिए BeO जल में अविलेय है और BeSO4 इसमें क्या है, विलेय है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, BaO जल में विलेय है जबकि BaSO4 अविलेय है। तो ठीक इसी तरह से जालक ऊर्जा क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा से कम होती है, जबकि BaSO4 की जालक ऊर्जा इसकी जलयोजन ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए BaO जल में विलेय है और जबकि BaSO4 इसमें अविलेय है। नेक्स्ट है, एथेनॉल में लिथियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की तुलना में अधिक विलेय है। तो देखिए, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, आयनिक यौगिक है, जबकि लिथियम आयोडाइड जो है ये सहसंयोजी गुण रखता है। इसी कारण जो लिथियम आयन है इसका आकार कम हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से इथेनॉल में ये इनकी तुलना में क्या है, ये अधिक विलेय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम की आग बुझाने हेतु प्रयोगशाला में जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। तो आप जानते हैं सोडियम क्या होती है, अतिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है, और ये वायु की उपस्थिति में क्या करती है, नम वायु में से H2O से क्रिया करके क्या कर लेगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, ठीक। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इस वजह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील, इस वजह से ये तुरंत आग पकड़ लेती है और जल का प्रयोग करने पर ये क्या होता है, बुझने के बजाय और आग बढ़ जाती है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सोडियम की आग बुझाने के लिए प्रयोगशाला में जल का प्रयोग नहीं करते और ना ही करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वह वहाँ पे आग बुझने के बजाय और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो BeCl2, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, BeCl2 वायु में धूम्र देता है, क्यों। तो देखिए, जो BeCl2 है वो वायु की नमी से H2O से क्रिया करके B हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे 2HCl रिलीज करता है। देखिए, तो ये जो HCl है इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में वायु में धुआं निकल के आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।